तो अभी हम लोग कुछ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे, मतलब जैसे कि मैंने बोला था जो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और वो वहाँ तक ही एप्लीकेबल होता है जहाँ पर मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमने ये देखा था, अगर सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर का अगर इन्फ्लुएंस ना हो तो जो आउटकम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो होता है एक्यूरेट। मतलब जैसे कि एक सिस्टम है या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट से गिरता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में होता है डिक्रीमेंट और पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में होता है इंक्रीमेंट और पोटेंशियल एनर्जी में होता है डिक्रीमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट से नीचे गिरता है तो। और हमने लेंजेस लॉ में भी ये देखा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज करती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज करती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। मतलब अगर एक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और अगर दूसरी एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो पहली वाली एनर्जी इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है कांस्टेंट। और ये जो आउटकम होता है जैसे कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है या फिर ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है उसको हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जो आउटकम होगा वो उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर होगा एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर के इन्फ्लुएंस की वजह से जो आउटकम होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। मगर उसके बाद भी अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग अप्लाई करते हैं कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, तो उस केस में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि हमने एक्सटर्नल फैक्टर फ़ैन के केस में कंसीडर किया था जो कि बेसिकली जो कि लॉसेस थे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एप्लीकेशन कंसीडर करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, और हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर को ना कंसीडर करते हुए हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना एफिशिएंटली या फिर कितना इजीली हम लोग कॉम्प्लेक्स या फिर क्रिटिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ या फिर एडवांटेज की बात करूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर, तो यहाँ पर एडवांटेज ये होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके वजह से जो कॉम्प्लेक्स या फिर जो क्रिटिकल जो प्रॉब्लम होगी वो इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि अगर हम लोग ये लॉ अप्लाई करते हैं और अगर एक्सटर्नल फैक्टर को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो जो आउटपुट होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फिर जो आउटकम होगा वो उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। या फिर अगर हम लोग कंसिडर कर भी रहे तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, कंसिडर कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा रफ एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ। रफ एग्जांपल, मेरी ट्रेन है जिसकी एक सर्टेन वेलोसिटी है 200 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन की वेलोसिटी। और अचानक से ये जो सडनली ये जो ट्रेन का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एक्ट करने लगता है और ट्रेन में लगता है ब्रेक। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम कितना एफिशिएंट है। तो यहाँ पर जब ट्रेन में लगेगा तो ब्रेक, तो ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी करेगी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी करेगी इंक्रीज। या तो काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीमेंट को कंसिडर करते हुए या तो पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट को कंसिडर करते हुए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम कितना एफिशिएंट है। क्योंकि हमने देखा था हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर नहीं कंसिडर कर रहे, इसलिए यहाँ पर जो दोनों एनर्जी का जो समेशन होगा वो होने वाला है कांस्टेंट। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी 20% डिक्रीज़ कर रही है, काइनेटिक एनर्जी 20% डिक्रीज़ कर रही है, और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं टाइम 10.5 सेकंड या फिर 10 सेकंड हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। 10 सेकंड हमने कंसिडर किया, और अगर 10 सेकंड के लिए या फिर हमने 10 सेकंड कंसिडर किया, और अगर ब्रेकिंग सिस्टम में से अगर 5 जूल अगर पर सेकंड हीट अगर एमिट हो रही है, 5 जूल अगर पर सेकंड हीट एमिट हो रही है, तो 10 सेकंड के लिए जो हीट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 50 जूल। 10 सेकंड के लिए जो हीट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 50 जूल। अगर 20% काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीमेंट के लिए 5 जूल काइनेटिक सॉरी 20% काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीमेंट के लिए 5 जूल पर सेकंड हीट अगर डिसिपेट हो रही है तो 10 सेकंड के लिए 50 जूल हीट जनरेट होगी ब्रेकिंग सिस्टम में से। सिमिलरली 20% काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीमेंट के लिए अगर 10 जूल पर सेकंड हीट जनरेट हो रही है तो 10 सेकंड के लिए जो हीट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 100 जूल। और अगर 100 जूल अगर हीट का मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होने वाला है, जिसका बेसिकली मतलब होगा कि ब्रेकिंग सिस्टम उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। और अगर 50 जूल अगर 10 सेकंड के लिए अगर 50 जूल अगर हीट जनरेट हुआ और ब्रेकिंग के टाइम 5 जूल पर सेकंड हीट जनरेट हो रही थी, तो उस केस में जो हमें जो हीट का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा 10 सेकंड के लिए वो मिलेगा 50 जूल, जिसका मतलब जो ब्रेकिंग सिस्टम होगा वो एफिशिएंट होगा।
तो ये मैंने एक रफ़ एग्जांपल कंसिडर किया, बेसिक सा रफ़ एग्जांपल कंसिडर किया समझने के लिए कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कंसिडर करते हुए कोई भी कॉम्प्लेक्स या फिर जो क्रिटिकल जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर ये लॉ नहीं होता तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में ये हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला यूज़ करते हैं कि ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ब्रेकिंग से पहला कितनी वेलोसिटी थी, ब्रेकिंग के बाद कितनी वेलोसिटी है। तो ओवरऑल जो केस होता वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता और थोड़ा टाइम लेता। तो वो कॉम्प्लिकेसी से बचने के लिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एकदम सिंपल सा लॉ है जिसके हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स या फिर क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम लोग कंसिडर करें अगर हम लोग टंगस्टन फिलामेंट अगर बल्ब कंसिडर करें जिसको हम लोग इनकैंडेसेंट लैम्प भी बोलते हैं, तो बेसिकली जो बल्ब होता है ये बल्ब में होता है एक टंगस्टन फिलामेंट जिसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर उसकी रेसिस्टिविटी नहीं ज़्यादा हो, रेसिस्टिविटी बेसिकली ज़्यादा होने की वजह से जो हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वो थोड़ी बहुत हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर जाती है और हमें आउटपुट में मिलती है लाइट एनर्जी। मतलब हम लोग देते हैं इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में हमें मिलती है लाइट एनर्जी। अगर इसमें एक्सटर्नल फैक्टर ना हो तो जैसे कि इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा वो होगा हीट या फिर जो रेसिस्टिविटी है टंगस्टन फिलामेंट की वो होने वाली है एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो थोड़ी बहुत जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो डिसिपेट कर जाएंगी हीट के फॉर्म में, जिसके वजह से हम लोग जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे उतनी हमें लाइट एनर्जी नहीं मिल पाएंगी। अगर 10% इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए तो लाइट एनर्जी हमें मिलेंगी, सिंपल वर्ड्स में मैं समझा रहा हूँ इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी कंसिडर कर रहा हूँ। 10% अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे तो हमें मिलेंगी 7% लाइट एनर्जी या फिर 6% लाइट एनर्जी, क्योंकि आधे से ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट कर जा रही है। सिमिलरली 20% अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो हमें आउटपुट में मिलेंगी 12% लाइट एनर्जी। अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता या फिर अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर का अगर इन्फ्लुएंस नहीं होता तो हम लोग जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आउटपुट में हमें उतनी एनर्जी मिलती। बेसिकली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है वो होती है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, जिसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है ज़ीरो। इसलिए जो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो रिजल्ट निकलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के वो होते हैं एक्यूरेट। मैं अगेन एंड अगेन सेम थिंग रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेसी से बचाया जा सकता है अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो। मगर वहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर नहीं कंसिडर करेंगे। तो अगर 20% इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे और अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर ना हो तो हमें मिलेगा 20% इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी। यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा वो होगा रेसिस्टेंस, या फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर स्पेसिफिकली ये जो टंगस्टन फिलामेंट का जो रेसिस्टेंस होगा वही होगा एक्सटर्नल फैक्टर जो कि करंट को अपोज करेगा और हीट जनरेट होगी एज पर दी जूल्स लॉ, और वो हीट डिसिपेशन की वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी पूरे प्रोसेस में लॉस कर जाएंगी या फिर डिसिपेट कर जाएंगी। सिमिलरली अगर हम लोग ये केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा वो होगा एरियल ड्रैग या फिर जो एयर का जो फोर्स होगा ट्रेन की वेलोसिटी के ऊपर वो होने वाला है एक्सटर्नल फैक्टर। या फिर बहुत से अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा रहेगा बोगीज़ के नीचे और ट्रैक्स के बीच में, तो ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। फिर उसके बाद बहुत से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, मगर मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जो एरियल ड्रैग होगा वो स्पेसिफिकली या फिर हम लोग वो पहला कंसिडर करेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे वो पहला इम्पैक्ट डालेगा। फिर उसके बाद जितना भी जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो एक्सेल के नीचे और उसके बाद व्हील के नीचे, फिर उसके बाद मैकेनिकल एक्सटर्नल फैक्टर्स होगा एक्सेट्रा। अभी हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हम लोग आईसी इंजन कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि हमें मालूम है जो आईसी इंजन होता है वो केमिकल या फिर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मगर जो आईसी इंजन होता है उसमें भी एक्सटर्नल फैक्टर का इन्फ्लुएंस होता है। बेसिकली आईसी इंजन में होता क्या है, कंबस्चन होता है, फ्यूल एयर का मिक्सचर इंजन सिलेंडर में आता है जिसकी वजह से कंबस्चन होता है। पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी में मोशन होता है और पिस्टन का लीनियर मोशन क्रैंकशाफ्ट के रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। मतलब पिस्टन का लीनियर मोशन क्रैंकशाफ्ट का रोटेटिंग मोशन, जो लीनियर मोशन होता है पिस्टन का वो रोटेटिंग मोशन क्रिएट करता है क्रैंकशाफ्ट का। इनटेक वाल्व होते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, स्पार्क इग्नाइटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा इंजीनियरिंग नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें थर्मोडायनेमिक सिस्टम या फिर आईसी इंजन में, तो इसमें जो हीट एनर्जी होगी या फिर जो केमिकल एनर्जी होगी वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं हीट एनर्जी, क्योंकि कंबस्चन होता है इंजन में। तो जो जितनी हम लोग सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हैं उतनी हमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिल पाती है।
अगर हम लोग कोई भी आईसी इंजन की एफिशिएंसी की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। तो अगर कंसिडर कर लेते हैं, अगर हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं 40 जूल, अगर हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो 40 जूल जो हीट एनर्जी होगी आधे से ज़्यादा वो डिसिपेट कर जाएंगी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो कि मूविंग पार्ट के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। फिर उसके बाद फ्यूल इम्प्रॉपर कंबस्टन के वजह से, या फिर फिर उसके बाद हीट डिसिपेशन के वजह से, या फिर हीट रिलीज़ के वजह से थोड़ी बहुत जो हीट एनर्जी होगी वो डिसिपेट कर जाएंगी। तो इस रीज़न की वजह से जितनी हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हो उतनी हमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर मैंने बोला यहाँ पर जो थोड़ी बहुत हीट डिसिपेट कर जाएंगी इंजन में से। फिर उसके बाद कंबस्चन बराबर नहीं हो पाएगा मूविंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शंस होने की वजह से। जितना हम लोग हीट एनर्जी देंगे उतना हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिल पाएंगी। तो अगर हम लोग इसके बाद भी अगर हम लोग ये इंजन का अगर हम लोग देखें आउटपुट पावर कितना होगा, तो ये जितने भी जो एक्सटर्नल फैक्टर हो गए उसे हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो। और जैसे कि यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर जो हीट एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सिमिलरली अगर हम लोग अगर बहुत से अगर यहाँ पे हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि जो एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होते हैं उस पर जो एक्सटर्नल फैक्टर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो किस तरीके का होता है, और उसके वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग अप्लाई करें तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। अभी हम लोग यहाँ पर और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। जैसे कि हमें मालूम है जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल जनरेटर कंसीडर कर लिया। ये जनरेटर है, ये है मैग्नेट, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारा आर्मेचर। जब हम लोग आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख कर रोटेट करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो थोड़ी बहुत मैकेनिकल एनर्जी मतलब एक्सटर्नल फैक्टर होगी जो कि मैकेनिकल एनर्जी पर डालेंगे इम्पैक्ट, एक्सटर्नल फैक्टर हो गए जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे डालेंगे इम्पैक्ट, जिसके वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी कर जाएंगी डिसिपेट। और जो हमें अगर हम लोग सिस्टम को दे रहे हैं अगर 20% मैकेनिकल एनर्जी, तो हमें 20% इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिल पाएंगी। अगर 30% मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो 30% इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिल पाएंगी। उसके बाद भी अगर हम लोग यहाँ पर अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करेंगे। तो जनरेटर के केस में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होगा वो होगा कोर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, बैक ईएमएफ, एडी करंट, फिर उसके बाद मैग्नेटाइजिंग करंट, फिर उसके बाद अपना होगा आयरन लॉसेज होगा, फिर उसके बाद फ्रिक्शन एंड वाइंडिंग लॉसेज होगा, बेरिंग के बीच में वियर एंड टियर होगा, या फिर इम्प्रॉपर बेरिंग के बीच में इम्प्रॉपर लुब्रिकेशंस के वजह से बेरिंग बराबर से अपनी एक्सिस से रोटेट नहीं कर पाएंगी। तो ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होगा जिसके वजह से पूरे प्रोसेस में थोड़ी बहुत एनर्जी कर जाएंगी डिसिपेट। मगर अगर हम लोग वो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को भी कंसिडर करते हुए अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो जो रिजल्ट है हमें अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में जैसे कि हमें मालूम है एक वाटर सर्टेन हाइट से गिर रहा होता है, जो कि वाटर की काइनेटिक एनर्जी जो टरबाइन है उसको, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी की वजह से टरबाइन रोटेट करता है और टरबाइन के रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होती है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट कर दी जाती है ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करके। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। अगर इसकी हाइट, ये डैम की अगर हाइट 100 मीटर है और पानी अगर गिर रहा है ऊपर से नीचे 500 मीटर पर सेकंड से, तो और हमें मिल रहा है आउटपुट में वोल्टेज 50 किलो वोल्ट। अगर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर को यहाँ पर नहीं कंसिडर करें तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा वो होगा एरियल ड्रैग, या फिर जो विस्कस फोर्स होगा, विस्कस फोर्स या फिर जो विस्कोसिटी होगा जो कि जो वाटर का जो सरफेस और जो डैम का जो सरफेस होगा उसके बीच में एक्ट करेगा, उसके वजह से थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएंगी। और जो एरियल ड्रैग होगा उसके वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस पर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हाइट है 100 मीटर और काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर कर लेते हैं हम लोग यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर हम लोग ये वाले एग्जांपल में कंसिडर करेंगे। कंसिडर कर लेते हैं हाइट है 1000 मीटर और काइनेटिक एनर्जी है वाटर की गिरने की 500 मीटर पर सेकंड और हमें वोल्टेज मिल रहा है 50 किलो वोल्ट। सिमिलरली अगर हाइट अगर 2000 अगर मीटर की होती है और हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है 1000 मीटर पर सेकंड वाटर की, तो हमें मिलेगा वोल्टेज 100 किलो वोल्ट। मगर यहाँ पर हमने अब तक के एक्सटर्नल फैक्टर नहीं कंसिडर किया है। अगर हम लोग यहाँ पर अगर एक्सटर्नल फैक्टर कंसिडर करते हैं और अगर हाइट सेम है, हाइट अगर 2000 मीटर है और अगर काइनेटिक एनर्जी है, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा वो होगा एरियल ड्रैग और विस्कस फोर्स स्पेशली, क्योंकि और भी फैक्टर्स हो सकते हैं मगर यहाँ पर मैं बेसिकली दो ही फैक्टर कंसिडर कर रहा हूँ।
तो जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें आ जाएगा डिक्रीमेंट 750 मीटर पर सेकंड हो सकती है वो, अगर वो 1000 मीटर पर सेकंड है तो, अगर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर को ना कंसिडर करें तो। मगर यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं और कंसिडर कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि 1000 मीटर पर सेकंड थी वो हो गई 750 मीटर पर सेकंड, और जो 250 मीटर पर सेकंड जो काइनेटिक एनर्जी उसमें आने लगा डिक्रीमेंट, क्योंकि ये जो एरियल ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स है उसके वजह से। और हमें मिला आउटपुट में पावर 70 किलोवोल्ट इंस्टेड ऑफ 1000 किलोवोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि हाइट, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पावर कितना जनरेट होगा, ये सब हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हेल्प से। जैसे कि हाइट ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसके वजह से वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये सब हम लोग ये सब जो हम प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हेल्प से। अगर ये लॉ नहीं होता तो हमें यहाँ पर अगर ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती तो हमें वाटर की काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करना होता हाइट पे, फिर उसके बाद बेस पर, फिर उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वाटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका कितना इम्पैक्ट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये सब हमें एक्सटर्नल फैक्टर कंसीडर करना होता। मगर यहाँ पे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल बना देता है, जिसके वजह से हम लोग बहुत सी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए अगर एक जो क्वेश्चन आता है जैसे कि कौन सा परफेक्ट एग्जांपल या फिर जो लेंसेज लॉ होता है वो कॉन्सिक्वेंस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो वो हम लोग फर्स्ट कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग ऑल दिस रेस्ट ऑफ दिस एग्जांपल्स।